नमस्कार साथियों, निर्माणवाद के संसार में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। आज जो हम सीरीज देख रहे हैं वो है पेडागोजी पंच, और इसके अंतर्गत जो हम देखेंगे वो 5 बेहतरीन प्रश्न, जिनकी 5 बेहतरीन एक्सप्लेनेशन, जो कि आपको केवीएस के पेडागोजी के रूप में पूछे जाते हैं, या फिर जो टीचर रिक्रूटमेंट टेस्ट होते हैं, शिक्षण भर्ती परीक्षाएं, जैसे डीएसएसबी का परीक्षा हो गया या आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट ग्रेड सेकंड हो गया, इन सब परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत है। While evaluating students' answer books, the teacher should, विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं को जांचते समय अध्यापक को, तो यहां पर टीचर शुड बी की बात की गई है। अब अगर हम टीचर शुड बी के हिसाब से चीजें देखनी शुरू करें, तो यहां पे हम क्या पाते हैं, यहां पे हम पाते हैं कि स्ट्रिक्ट, लीनियंट, ऑब्जेक्टिव, मॉडरेट, नेदर स्ट्रिक्ट दे रखा है। कठोर होना चाहिए, नरम होना चाहिए, वस्तुगत यथा तथ्य होना चाहिए, और बीच का न अधिक न कठोर न अधिक नरम होना चाहिए। यहां पर बात की गई है, यानी यहां पर जो हमें टीचर कैसा होना चाहिए, तो क्वालिटी ऑफ इवैल्यूएशन की बात की गई है। यहां पे मूल्यांकन की गुणवत्ता की बात की गई है। अब अगर हम मूल्यांकन की गुणवत्ता की बात करें तो इसमें हम कुछ पॉइंट्स देखते हैं, जिसमें 3 सबसे प्रमुख पॉइंट हमें देखने को मिलते हैं। वो कौन से हैं? वो हैं हमारे वैलिडिटी, वैधता, यानी परीक्षण शिक्षण उद्देश्यों की पूर्ति करता हो। दूसरा, ऑब्जेक्टिविटी, वस्तुनिष्ठता, अर्थात ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि उसको अगर अलग अलग शिक्षक भी चेक करें तो फिर उनका प्रभाव उसके ऊपर ना पड़े, सब्जेक्टिविटी ना हो, हमारी व्यक्तिनिष्ठता ना हो कि व्यक्ति से व्यक्ति में हमारे पास मूल्यांकन अलग अलग देखने को मिले। और तीसरा हम देखते हैं रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता, यानी जितनी बार भी परीक्षण लिया जाए हर बारी परिणाम विश्वसनीय हो, और इसीलिए एक बच्चा अगर उसको बार बार एग्जाम को देता है तो हर बार उसका लगभग एक समान रिजल्ट आए, तो इसे हम रिलायबिलिटी कह लेते हैं, इसे हम विश्वसनीयता कह लेते हैं। अब यहाँ पे अगर हम शिक्षक से जुड़ा गुण देखें, क्योंकि यहाँ पर शिक्षक के बारे में पूछा गया है, तो शिक्षक से जुड़ा गुण हमारे पास यहाँ देखने को मिलता है ऑब्जेक्टिविटी, वस्तुनिष्ठता, या यथा तथ्य होना, यानी कोई सा भी शिक्षक यहाँ पर जांच करे हर बार हमें परिणाम एक समान मिलने चाहिए, तो हम इसे क्या कहते हैं? तो हम इसे वस्तुनिष्ठता कहते हैं। तो टीचर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। If majority of your students fails in the examination, you will fix its responsibility. अगर बच्चे फेल हो रहे हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी जाए? यहां जो प्रश्न है कि अगर बच्चा फेल होता है तो इसका दायित्व किस पे डालेंगे, किस पे हम इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी डालेंगे? तो यहां पे अगर हम देखें तो क्या हम स्कूल फैसिलिटीज के ऊपर डालेंगे, सुविधाओं के ऊपर डालेंगे? तो ये डाल सकते हैं कि सुविधाएं नहीं हुई तो शायद हमें दिक्कत हो। पुअर प्लानिंग बाय अथॉरिटीज, अधिकारी की कमजोर योजना, तो ये हम नहीं डाल सकते कि हमारी अधिकारी योजना
क्योंकि योजना हम देखते हैं निर्माणवादी योजना बन चुकी है, उसे करिकुलम के रूप में हम प्रयोग कर चुके हैं। और यहाँ पर सारा का सारा जो दारोमदार है वो शिक्षक की प्लानिंग के ऊपर चला गया है। वो शिक्षार्थी को के अनुसार, शिक्षार्थी की व्यक्तिगत भिन्नताओं के अनुसार, अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल नीड्स ऑफ द लर्नर, उसको यूज करना है। योर ओन मैथड ऑफ टीचिंग, ये बिल्कुल ठीक दिखता है हमें अपनी शिक्षण विधि के ऊपर कि वो निर्माणवादी हुई कि नहीं हुई। तो अगर पहले और चौथे में से देखना पड़ेगा, पहले और तीसरे में से देखना पड़ेगा, तो तीसरा ज्यादा बेहतर उत्तर दिखता है। और लास्टली हम देखें स्टूडेंट नेग्लिजेंस, तो हम बच्चे के ऊपर कभी भी दोष नहीं देंगे, बच्चों की लापरवाही, हम बच्चों के ऊपर दोष नहीं देंगे। अगर बच्चे लापरवाही भी कर रहे हैं तो ये हमारा दोष है कि हम उस लापरवाही की पहचान करके और उसके हिसाब से हमने बच्चों को जो है वो सुधार नहीं दिया, इसलिए हमें ये देखने को मिल रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कॉग्निटिव कोड अप्रोच, तो एक हमें टीचिंग मेथड दिया गया है कॉग्निटिव कोड अप्रोच का, संज्ञानात्मक कोड दृष्टिकोण का, जो कि एक हमारे पास लैंग्वेज टीचिंग मेथड है। ये एक भाषा शिक्षण विधि है। अब इसके हिसाब से अगर हम देखें तो ये जो कॉग्निटिव कोड अप्रोच है, सीसीए जिसे हम कहते हैं, कॉग्निटिव कोड अप्रोच, संज्ञानात्मक कोड दृष्टिकोण, इसमें हमारे पेश क्या दे रखे होते हैं, इसमें लैंग्वेज स्ट्रक्चर कोड्स दिए जाते हैं। इसमें भाषा संरचना कूटों का बार बार अभ्यास किया जाता है। ये जो भाषा संरचना कूट होते हैं, ये ग्रामर रूल्स होते हैं, ये व्याकरणीय नियम होते हैं, इनको सूत्रों के रूप में दिया जाता है। इनको हम सूत्रों के रूप में देते हैं, फॉर्मूला के रूप में देते हैं। और ये जो कोड होते हैं इनका बार बार प्रैक्टिस करवाया जाता है, जिससे लैंग्वेज को सीखी जाती है। तो यहां पर उत्तर हमें तीसरा देखने को मिलेगा, व्याकरण के नियम, जिनको कोड बनाकर हम बच्चे की लैंग्वेज की प्रैक्टिस करवाते हैं। तो उत्तर यहां पर हमें तीसरा देखने को मिलता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इंपॉर्टेंट स्टेप्स शुड बी टेकन आफ्टर असेसिंग इन लैंग्वेज, भाषा में आकलन करने के बाद महत्वपूर्ण सोपान होना चाहिए। तो यहां पर ये भाषा में हम आकलन कर रहे हैं या किसी भी जगह आकलन कर रहे हैं, हमारा किसी भी विषय में आकलन हो, तो उसमें हम रीटेस्टिंग द डाटा, हम आंकड़ों का पुनः परीक्षण करेंगे। टू कंसल्ट द पेरेंट्स ऑफ द चिल्ड्रन, हम बच्चों के अभिभावकों से विचार विमर्श करेंगे। टू सेव डाटा, हम आंकड़ों को सहेज कर रखेंगे। इमीडिएट डिस्ट्रक्शन ऑफ डाटा, तो चौथा तो हमारा साफ साफ गलत है, हम डिस्ट्रक्शन नहीं करते, इसका हम डिस्ट्रक्शन ऑफ डाटा नहीं करते, आंकड़ों का तत्काल नष्ट करना नहीं होता है हमारा। अब हमें तीन ऑप्शन दिखे, ये तीनों ही ठीक है हमारे पास कि आफ्टर द, अब इंपॉर्टेंट स्टेप इसमें पूछा गया, तो हम रीटेस्ट भी कर सकते हैं अगर डाटा को हमें गड़बड़ी देखने को मिलती है। तो ये बहुत बेहतर नहीं है, क्योंकि हम रीटेस्टिंग कम से कम करते हैं जब तक कि कोई आरोप नहीं लगाता या हमें कोई विश्वसनीयता या वस्तुनिष्ठता में कमी नहीं दिखती। Either some allegations are there, or if we are seeing some validity or reliability or objectivity concerns, then we should retest. Otherwise, we should not. तब हमें करने की आवश्यकता नहीं करेंगे। अब दो चीजें हैं, डाटा सेव करें, आंकड़ों को सहेज कर रखें, तो सहेज के रखेंगे हम बाद में, उससे पहले हम रिपोर्टिंग करते हैं। जब हम डाटा बना लेते हैं तो जो हमारा असेसमेंट है, असेसमेंट के बाद हम क्या करते हैं, डाटा रिपोर्टिंग, और फिर करते हैं
सेविंग डाटा। हम डाटा को, अपने आंकड़ों को रिपोर्ट करना, और डाटा को संग्रह करना। अब ये जो आंकड़ों को रिपोर्ट करना है, ये हम दो जगह करते हैं। पहली रिपोर्टिंग होती है हमारी किसके लिए? पहली रिपोर्टिंग होती है हमारी पेरेंट्स के लिए, अभिभावकों के लिए। दूसरी रिपोर्टिंग हमारी होती है फॉर मैनेजमेंट। हम प्रबंधन को देते हैं, जिसके ऊपर फिर वो अलग अलग डाटा इसका प्रयोग करते हैं डाटा का। हमारे पास प्लानिंग के लिए इसका प्रयोग होगा, बहुत सारी चीजों के लिए फिर इस डाटा का प्रयोग होगा, नेक्स्ट करिकुलम के लिए इसका प्रयोग होगा। तो दो जगह हमें रिपोर्ट करना होता है। तो यहां पे जो हमें उत्तर देखने को मिलता है ज्यादा बेहतर, हम टू कंसल्ट हमें देखने को मिलेगा टू कंसल्ट पेरेंट्स, हमें अभिभावकों से विचार विमर्श करना होता है। तो उत्तर यहां दूसरा ठीक होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। Which of the following are examples of secondary socializing agents? तो यहां पर secondary socializing agents पूछे गए हैं। इनमें से कौन सा द्वितीयक सामाजिकरण एजेंसी का उदाहरण है? अब अगर हम देखें तो हमें प्राइमरी कौन कौन से दिखते हैं? तो प्राइमरी हमें दिखता है फैमिली, नेबरहुड, फैमिली, नेबरहुड, ये तीनों हमारे प्राइमरी हैं। पास पड़ोस प्राइमरी है। प्राथमिक की अगर हम बात करें तो प्राइमरी हमें देखने को मिलता है फैमिली, एंड नेबरहुड्स। परिवार और पड़ोस। जबकि हमसे पूछा गया है सेकेंडरी। हमसे द्वितीयक पूछा गया है। तो अगर हम द्वितीयक देखें तो द्वितीयक हमें देखने को कौन सा मिलता है? ये हमें देखने को मिलता है स्कूल, मीडिया, सोसाइटी, विद्यालय, मीडिया, समाज। तो यहां पे मीडिया ठीक है, मीडिया ठीक है, परिवार नहीं है, मीडिया ठीक होगा। तो मीडिया ठीक है, विद्यालय और मीडिया ठीक है, और मीडिया ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे हमें उत्तर पहला देखने को मिलेगा, जिसमें स्कूल और मीडिया दोनों ठीक है। जबकि अगर हम बात करें तो प्राइमरी हमारे पास पास पड़ोस होता है, परिवार होता है, ये प्राइमरी प्राथमिक होते हैं। तो उत्तर यहाँ हमें देखने को मिलेगा पहला। तो ये साथियों था आज का पेडागॉजी पंच। उम्मीद करता हूं कि ये पांचों प्रश्न आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ आए होंगे और ये आपकी समझ बढ़ाने में और प्रयोग को बढ़ाने में मदद करेंगे। दे विल इंप्रूव योर अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ द सब्जेक्ट। इसी आशा के साथ मैं आप सभी लोगों से विदा लेता हूं। फिर इसी तरह के क्वेश्चंस लेके अगली कड़ी में मैं आपके सामने फिर प्रस्तुत होऊंगा। फिर मिलते हैं साथियों, नमस्कार।